31 अगस्त 1939 की बात है। जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर बसे एक शहर ग्लीविट्स में एक रेडियो स्टेशन पर हमला हुआ। रेडियो से कुछ एंटी जर्मन संदेश प्रसारित किए गए। अगले दिन गेस्टापो यानी जर्मन पुलिस को स्टेशन में एक पोलिश व्यक्ति का शव मिलता है। फिर इस घटना से गुस्साए हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण का आदेश दे दिया और यह घटना भूमिका बनी दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले की। विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद मालूम चला कि ग्लीविट्स में हुआ हमला फर्जी था। खुद जर्मन सिपाहियों ने पोलिश लोगों का भेष धरकर स्टेशन पर हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप से लाकर एक आदमी के शव को मौकाए वारदात पर रखा और यही शव दिखाकर हिटलर ने जर्मन लोगों को भड़काया और युद्ध को जायज ठहरा दिया। लैटिन भाषा में ऐसी घटनाओं के लिए एक शब्द है कैसस बेली, यानी ऐसी घटना जो युद्ध का कारण बन जाए, या जैसा कि इस केस में था जिसका इस्तेमाल युद्ध को जायज ठहराने के लिए किया जाए। अब इस शब्द को 1962 भारत चीन युद्ध के प्रकाश में देखते हैं। 15 दिसंबर के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे भारत ने तवांग के पास नमकू चा नदी तक पहुंचने की कोशिश की थी। यही घटना ईस्टर्न सेक्टर में युद्ध की शुरुआत का कारण, या कहें तो कैसस बेली बनी और चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ईस्टर्न सेक्टर मतलब अरुणाचल प्रदेश, जो तब नेपा था। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नमकू चा की धारा के दोनों सिरों पर दो चोटियां हैं, थगला और हाथुंगला। 1962 युद्ध से लेकर 1986 तक भारत ने यहां पहुंचने की दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन यहां पहुंचे बिना हम युद्ध की स्थिति में तवांग को नहीं बचा सकते थे। इसलिए 20 सालों तक भारत की स्ट्रेटेजी यही रही कि युद्ध होने पर तवांग को खाली कर दिया जाए और सेला पास को आखिरी डिफेंसिव पोजीशन बनाया जाए। 1980 में इस सोच में बदलाव आया। इंदिरा दोबारा सत्ता में आई। आर्मी लीडरशिप ने उनके सामने एक पेशकश रखी कि तवांग को बचाने के लिए हाथुंगला पर एक पोस्ट बना ली जाए। हाथुंगला के ठीक बगल में एक घाटी पड़ती है, सोमदोरोंगचू नाम है उसका। 1983 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम ने सोमदोरोंगचू का दौरा किया। टीम पूरी गर्मियों तक इस इलाके में रुकी और जाड़ों में लौट गई। 1986 तक यही प्रोसीजर 3 साल तक दोहराया गया और इसी दौरान चीन को इसकी खबर लगी। 14 जून 1986 की तारीख थी। 12 असम रेजिमेंट की एक पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि सोमदोरोंगचू में कुछ चीनी टेंट्स नजर आ रहे हैं। खतरे की घंटी बज उठी। खबर ईस्टर्न कमांड तक पहुंची, जिसका हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कलकत्ता में था, आज भी है। जब तक खबर दिल्ली पहुंची, सेना ने पूरा हिसाब किताब मालूम कर लिया था। सोमदोरोंगचू में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यानी कि पीएलए के 40 सैनिक डेरा जमाए हुए थे। अब तक प्रधानमंत्री हो गए थे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी। तुरंत हरकत में आए। चीन के सामने एक आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया। चीन के राजदूत को तलब कर एक डिप्लोमेटिक नोट भी उन्हें दिया गया। हालांकि इस सब कवायद का चीन पर कोई खास असर नहीं हुआ। अगस्त तक सोमदोरोंगचू में चीनी सैनिकों की संख्या 200 हो गई। उन्होंने एक हेलीपैड और कुछ स्थायी ढांचे भी बना ली, परमानेंट स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं। अब लड़ाई नैरेटिव की थी। चीन ने वही किया जो उसने 1962 में किया था, वही रुख अपनाया। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत ने चीन की सीमा में दखल देने की कोशिश की और वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। 1962 में तवांग में क्या हुआ था, ये जानने के लिए आप 15 दिसंबर का तारीख का एपिसोड देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहरहाल सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भारत की तरफ से एक शांति प्रस्ताव भेजा गया कि दोनों सेनाएं इस इलाके से पीछे हट जाएं। चीन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस मसले को सुलझने में पूरे 9 साल लगे। इसके बाद इन 9 सालों में बहुत कुछ हुआ। एक जनरल था जो चीन को सबक सिखाना चाहता था, एक प्रधानमंत्री जो कूटनीति की मदद लेना चाहता था, और एक देश था जो पिछले 20 सालों से चीन के हाथों हार का मलहम सहला रहा था, जख्म। लेकिन इसके बावजूद जल्द ही चीन को एहसास हुआ कि ये 1962 वाला भारत नहीं था। क्या हुआ था सोमदोरोंगचू में उस साल, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। सोमदोरोंगचू संकट की एक खास बात तो ये भी है कि भारत के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल बिपिन रावत की पहली एक्टिव तैनाती यहीं पे थी। पहले CDS भी थे आप हमारे। जनरल रावत 16 दिसंबर 1978 को 5/11 गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए। इस छोटे से ट्रिविया के बाद अब चलते हैं सीधे सोमदोरोंगचू की कहानी पर। स्वीडिश पत्रकार बर्ट्रिल लिटनर ने अपनी किताब चाइनाज इंडिया वॉर कोलिजन कोर्स ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड में इस घटना का ब्यौरा दिया है। बर्ट्रिल लिखते हैं, चीन ने वहां हैवी आर्टिलरी गन्स तैनात कर दी थी। भारत ने निर्णय लेने में देर कर दी।
यहाँ एक बार फिर हमें सेना और सरकार और मिलिट्री लीडरशिप के बीच सामंजस्य की कमी देखने को मिलती है। कर्नल आशीष दास, जो तब तवांग में तैनात थे, द प्रिंट से एक बातचीत में बताते हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी। हमें बस इतना पता था कि चीनियों ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया और हमें उन्हें पीछे खदेड़ना है। कर्नल आशीष आगे बताते हैं, वो ज्यादा आक्रामक नहीं थे, ना ही हमसे लड़ना ही चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वो हमसे नहीं लड़ सकते। 2020 जबकि ये इंटरव्यू किया गया, तब आशीष ने कहा, आज भी उन्हें पता है कि उनकी सेना को युद्ध का अभ्यास नहीं है, वो एक राजनैतिक सेना है, हमारी तरह प्रोफेशनल सेना नहीं है। कर्नल आशीष के नाम पर इस तवांग में एक चोटी का नाम रखा गया है, आशीष टॉप। उन्होंने इस चोटी को फतेह करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि चीनियों से भिड़ना इतना भी आसान नहीं था। आशीष बताते हैं कि हमारे पास इलाके का कोई मैप नहीं था एक्यूरेट। हम रात में पहाड़ों में यूं ही चलते रहते थे और कई दिन तो ऐसे गुजरे जब हमने खाना भी नहीं खाया। आशीष बताते हैं कि ऊपर से किसी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन जमीन पर मौजूद सैनिकों ने अपने कदम एक बार भी पीछे नहीं हटाए। इधर जमीन पर फौज मौजूद थी, वहीं दिल्ली में कूटनीति की तैयारी चल रही थी। जुलाई 1986 में इस मामले में भारत और चीन की फौज के बीच 7 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन सब बेनतीजा रही। मिलिट्री लीडरशिप पसोपेश में थी। इस बीच जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। जनरल सुंदर जी अब तक अपने आक्रामक रवैये के लिए मशहूर थे। वो 1965 के युद्ध का हिस्सा रह चुके थे। साथ ही बांग्लादेश वॉर के वक्त उन्होंने रंगपुर सेक्टर में एक अहम लड़ाई की कमान भी संभाली थी। यही नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी उन्हीं की लीडरशिप में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही उन्होंने एक काउंटर मूवमेंट की योजना बनाई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन फाल्कन। क्या था ऑपरेशन? चीन को लग रहा था कि 1962 से सबक लेकर भारत चुपचाप बैठेगा, लेकिन भारत ने उम्मीद के विपरीत सुमदोरंगचू के आसपास की चोटियों पर फोर्स बढ़ा दी। 5वीं माउंटेन डिवीजन की 1 ब्रिगेड और सेना की 3 डिवीजन सुमदोरंगचू के आसपास तैनात हो गई। इन ट्रूप्स तक सप्लाई पहुंचाने के लिए एयरफोर्स ने मदद की। आईएएफ ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए असम और उत्तरी बंगाल में अपने बॉम्बर विमान भी तैयार रख दिए थे। चीन भारत की इस दांव से अचंभे में पड़ गया। नेविल मैक्सवेल अपनी किताब चाइना's बॉर्डर सेटलमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में लिखते हैं कि बीजिंग को लगने लगा था भारत हमले की अब तैयारी कर रहा है। उनकी तरफ से भी तैयारी शुरू हुई फिर। हालांकि राजीव इसके खास पक्ष में नहीं थे। वहीं सुंदर जी किसी डिप्लोमेसी को अपने आड़े नहीं आने देना चाहते थे। एक पूर्व डिप्लोमेट के शब्दों में सुंदर जी किसी भी हाल में चीनियों को एक कड़ा सबक सिखाना चाहते थे। बर्ट्रिल लिटनर लिखते हैं कि सुंदर जी चीन को दिखाना चाहते थे कि ये 1962 का भारत नहीं है। लिटनर ने साथ ही लिखा है कि जैसे ही राजीव को सुंदर जी के इरादों की भनक लग गई, उन्होंने खुद मौके पर जाने की इच्छा जता दी, लेकिन खराब मौसम के चलते राजीव का दौरा टलता रहा। सुंदर जी और ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय करना चाहते थे, लेकिन राजीव ने इससे इनकार किया। 1987 तक हालत ऐसे ही रहे और फिर 1987 के साल में भारत के एक कदम ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। उस साल भारत ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया, जिससे चीन की भौहें और तन गई। इस बीच पश्चिम के विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी कर दी कि भारत चीन किसी भी युद्ध की जमीन पर आ सकते हैं कभी भी। हालत लगभग 1962 जैसे बनते जा रहे थे। चीन के एक सीनियर नेता डेंग जियाओपिंग ने ऐलान कर दिया कि वो भारत को सबक सिखाएंगे। हर कोई एक दूसरे को सबक ही सिखा रहा है तब से। भारत अब तक एक उभरती हुई परमाणु शक्ति के तौर पर जाना जाने लगा था, इसलिए युद्ध के हालात भयानक भी हो सकते थे। चीजें हाथ से निकलती इससे पहले ही राजीव गांधी ने लगाम पकड़ने की कोशिश की। राजीव के सलाहकार ने उन्हें नसीहत दी कि सुंदर जी के उठाए कदमों के चलते ये सब हो रहा है, लेकिन जनरल सुंदर जी अपनी जगह पर अड़े रहे। एक समय पर उन्होंने राजीव के एक सलाहकार से कह दिया, अगर आपको लगता है कि आपको सही जानकारी नहीं मिल रही तो आप चाहें तो कोई दूसरी व्यवस्था कर लीजिए। फ्रेंच लेखक क्लॉड आपी लिखते हैं कि इसके बाद किसी अधिकारी ने सुंदर जी के काम में दखल देने की हिम्मत नहीं की। उधर राजीव बैक चैनल से चीन से वार्ता में लगे हुए थे। मई 1987 में विदेश मंत्री एनडी तिवारी ने चीन का दौरा किया और इसी दौरे से भूमिका बनी राजीव गांधी के दौरे की। 1988 में राजीव ने बीजिंग का दौरा किया। हालांकि बॉर्डर पर दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी, इसके बावजूद ये एक ऐतिहासिक दौरा माना गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गया था। इस दौरे के बाद चीजें लगातार सुधरती गईं। भारत और चीन के बीच कई राउंड्स की बातचीत हुई। दिसंबर 1988 में दोनों देशों ने सीमा पर चर्चा के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWC का गठन किया। JWC की पहली मीटिंग जून 1989 में हुई। इसके बाद लगातार कई हाई लेवल मीटिंग्स होती रहीं। साल 1989 से साल 1991 के बीच चीन के कई बड़े नेताओं ने भारत का दौरा भी किया।
1993 में दोनों देशों के बीच मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इस नाम का एक समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने शांति से मामला निपटाने की प्रतिबद्धता जता दी। सुमदुरुंगचू का संकट अगस्त 1995 तक चलता रहा, जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश अपनी 2 पोस्ट हटाएंगे। मामला सुलझ गया और भारत चीन के संबंध लगातार सुधरते ही गए। सुमदुरुंगचू में कोई गोली नहीं चली, न ही हमने कोई जंग जीती, लेकिन चीन को एहसास दिलाने में कामयाब हुए हम कि 1962 अब बीती हुई बात है और भारतीय सेना अब चीन के किसी भी कदम का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भारत चीन संबंधों और अहम पड़ावों की बात अगली कड़ियों में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। बने रहिए द 11 टॉक के साथ।